स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 4 और उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। अभी तक बच्चों पार्ट 2 में हमने आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, उनके गुण विशेषताएं, उपसंयोजक यौगिक और उनकी विशेषताएं, इन सब के बारे में पढ़ा। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए बच्चों, तो ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या है, तो उसके नाम से समझ में आ रहा है। ध्रुवीय मतलब जिसमें ध्रुव हो और अध्रुवीय जिसमें ध्रुव ना हो। अब ध्रुव बच्चों दो हो सकते हैं, जैसे चुंबक में बच्चों N और S ध्रुव होते हैं। चुंबक में क्या होते हैं? N और S ध्रुव होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जो ध्रुवीय यौगिक होते हैं उनमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक, तो बच्चों ऐसे यौगिक जिनमें ध्रुव बन जाते हैं या जिनमें ध्रुव होते हों, जो आयनित होने के बाद प्लस माइनस देते हों, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ध्रुवीय यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी ऋण विद्युतता में, जिनकी ऋण विद्युतता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और बच्चों जिन यौगिकों में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें हम ध्रुवीय यौगिक कहेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है बच्चों HCl का। किसका एग्जांपल दिया बच्चों? यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो HCl में बच्चों होता क्या है, जब ये आयनित होते हैं या इनकी ऋण विद्युतता देखी जाए तो यहाँ के इनके दोनों के जो बीच का ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। तो दोनों के बीच में बच्चों जो ये आपको बंध दिख रहा है, इस बंध में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। किसकी बच्चों साझेदारी? दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसका होगा? क्लोरीन का होगा। तो यहाँ पर होता क्या बच्चों, जिसकी ऋण विद्युतता ज़्यादा होती है वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ले जाता है, जिसकी वजह से जो लेके जाता है उसके ऊपर ऋणावेश, और जिसके यहाँ से जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। तो धनावेश आ जाता है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है वो जो है उन ध्रुवीय हो जाता है, अणु ध्रुवीय हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीयता कहते हैं। अब बच्चों इसके बाद इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है असमान परमाणुओं के मध्य। अब असमान बच्चों जो एक जैसे ना हो, जैसे कि देखिए H अलग है और Cl अलग है, एक जैसे तो नहीं है दोनों परमाणु। ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है, के मध्य बनने वाला सहसंयोजक बंध। और बंध भी कैसा होगा बच्चों? साझेदारी वाला सहसंयोजक बंध है, मतलब इन दोनों के बीच में जो होगा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी होगी, तभी ये आपस में दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। ठीक, तो सहसंयोजक बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। उदाहरण उन्होंने दिया है HCl और एक दिया है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बच्चों फ्लोरीन में भी आपको पता होना चाहिए अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसको देगा तो इसके अंतिम कोश में 8 हो जाएंगे, और ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको तरफ देगा तो इसके अंतिम कोश में 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों का क्या हो जाता है? अष्टक पूरा हो जाता है। देखते हैं हम इसका अष्टक कैसे होता है। लुईस संकेत अगर आपको पता हो बच्चों, तो हाइड्रोजन का लुईस संकेत ये हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों फ्लोरीन का। फ्लोरीन के पास ये फ्लोरीन है और फ्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन 1 दे रहा है तो फ्लोरीन में क्या करेगा? 1 देगा। और इसके पास अभी भी कितने बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास उपस्थित हैं। तो बच्चों ये 6 इलेक्ट्रॉन है और एक 7वां ये है। तो जब बच्चों ये अष्टक पूरा करेगा तो इस प्रकार से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर ले लेगा, मतलब इसका उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग भी ये करेगा। ठीक, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का उपयोग भी ये फ्लोरीन करेगा। तो इस प्रकार से देखिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक, और ये तक 7 और एक ये मिला के 8 हो गए। इसके बाद इसी प्रकार से बच्चों अगर हम हाइड्रोजन का भी पूरा करें तो हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 2 ही जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग ये है, हाइड्रोजन भी करेगा फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन का। तो इस प्रकार से दोनों का जो है बंध बन जाता है और साझेदारी से बंध बनता है। इसलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बच्चों एक बंध बनता है। तो इस बंध को हम बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सहसंयोजक भी है। दूसरी चीज़
इसमें इनकी जो ऋण विद्युता है उसमें अंतर भी है, क्योंकि फ्लोरीन के पास बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रबलता होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। इसकी ऋण विद्युता का मान बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी होना चाहता है, इस वजह से इसमें ये जो है इस प्रकार का बंध पाया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि समान परमाणुओं के मध्य बनने वाले सहसंयोजक बंध को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, इसमें समान हो गया बच्चों। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पर ये संकेत थोड़े से इसमें आ नहीं रहे हैं लिखते हुए मोबाइल में, तो आपको जो है इस प्रकार से लिखना है। हाइड्रोजन का जो संकेत होगा वो बच्चों जो 2 जो है वो नीचे की तरफ है, ऐसे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन में 2 नीचे की तरफ है, और जो N2 है बच्चों उसमें भी 2 ऐसे नीचे की तरफ। इस प्रकार से आपको इन संकेतों को लिखना है। तो अब देखिए, अब इसमें जो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, इसमें बच्चों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के परमाणु हैं, मतलब हाइड्रोजन के ही 2 परमाणु हैं और दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर और इस प्रकार से अपना जो है बंध बना लिया है, और इस प्रकार से हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर अब आप खुद सोचिए, जब एक ही परमाणु के एक ही परिवार के हैं तो उनमें जो शक्ति है, जो उनमें इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति है वो एक जैसी होगी, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाएगा क्योंकि एक ही घर के हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती और अणु जो है उदासीन बना रहता है। ठीक, क्या बना रहता है? उदासीन, न्यूट्रल बना रहता है। तो इस प्रकार से जो बच्चों इनमें ध्रुव उत्पन्न नहीं होते, ना प्लस बनता है ना माइनस बनता है, इस प्रकार से जो है उदासीन बने रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और ये था ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब आते हैं बच्चों नए टॉपिक अति व्यापन की तरफ। अति व्यापन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप जो है रासायनिक बंध में अंदर की तरफ घुसते जाएंगे और इस प्रकार से आप जो है नई चीज़ इसमें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं शुरू अति व्यापन को। अति व्यापन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? अति व्यापन बच्चों यहाँ से समझ लीजिए, जब हम कोई परमाणु को, अब आपको बच्चों एस कक्षक तो पता होगा, एस कक्षक जो है इस प्रकार से होता है, गोल आकृति का होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, और दूसरा एक एस कक्षक और बना लेते हैं बच्चों, उसमें भी मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जब हम बच्चों इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये कुछ एक दूसरे में इस प्रकार से समा जाएंगे। ऐसे ज़्यादा ताकत से जब दबा दें बच्चों तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे में इस प्रकार से समा जाएंगे, और इस वाले का जो है आधा भाग इसके अंदर और इसका भाग इसके अंदर चला जाएगा, और इस प्रकार से दोनों के इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे और रह जाएंगे। ठीक, ये कह सकते हैं हम कि दोनों के ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इस प्रकार से एक नया बंध बन जाएगा। तो ये जो बंध बन रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं एसएस अतिव्यापन, और जो बंध बनेगा उसको हम कहेंगे सिग्मा बंध। मतलब हम ये कह सकते हैं एसएस अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जब एक परमाणु का एस कक्षक, किसका? जब एक परमाणु का एस कक्षक, अब बच्चों यहाँ पे एस नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जब परमाणु का एस कक्षक, अच्छा एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर आप नॉर्मल परिभाषा है अभी प्रकार में पढ़ेंगे एस कक्षक, तो अपन तो सिर्फ इतना याद रखना कि जब एक कक्षक दूसरे कक्षक के पास आता है इस प्रकार से, तो उनका कुछ भाग एक दूसरे में समा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कुछ भाग जो है, ये इतना जो भाग दिख रहा है आपको ग्रीन लाइन यहाँ पर, ये भाग जो है एक दूसरे में धस गया है और इसके फलस्वरूप जो है अणु का निर्माण हो गया। तो एक परमाणु मान लीजिए ये हाइड्रोजन का, एक परमाणु ये हाइड्रोजन का, और इस प्रकार से क्या बन गया? हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। ठीक, तो इस प्रकार जब अणु का निर्माण होता और ये जो घटना हुई इसको हम क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। ठीक, अब बच्चों अतिव्यापन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अतिव्यापन जो है बच्चों 3 प्रकार का होता है। उनमें से एक होता है बच्चों एसएस अतिव्यापन। कौन सा होता है? एसएस अतिव्यापन। एक होता है एसपी अतिव्यापन। ठीक है, और इसके बाद एक होता है पीपी अतिव्यापन। क्या होता है? पीपी अतिव्यापन। इनको पढ़ने का तरीका बच्चों ये है, इनको क्या पढ़ते हैं? पीपी अतिव्यापन, एसएस अतिव्यापन और एसपी अतिव्यापन। अब बच्चों इनका क्या मतलब हुआ? तो एसएस अतिव्यापन बच्चों ऐसा अतिव्यापन है जिसमें एक परमाणु का एस कक्षक, किसका? एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एस कक्षक के पास जाता है। तो अब आपको पता है बच्चों दोनों की आकृति कैसी हैं? गोल होती हैं एस कक्षक की। तो दोनों परमाणु जब एक दूसरे के पास आएंगे तो किस प्रकार की आकृति बनाएंगे? चलिए हम इसको एस कक्षक को इस फिर से पढ़ते हैं। एक एस कक्षक ये हो गया बच्चों, और दूसरा एस कक्षक बच्चों
ये हो गया। और बच्चों जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनाएंगे, तो बच्चों ये इस प्रकार से आकृति कुछ बना लेंगे। ये एस कक्षक एक परमाणु का और ये दूसरे परमाणु का एस कक्षक, दोनों ने बच्चों इस प्रकार से मिलाया और इस प्रकार से जो है एक नया अणु, ये था परमाणु, क्या था बच्चों, परमाणु। और अब ये क्या बन गया है, यहाँ पर ये अणु बन गया है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों जो है यहाँ पर अणु का निर्माण हो जाता है। और ये बंध जो बनता है बच्चों एस कक्षक में, वो बनता है सिग्मा बंध। और बच्चों सिग्मा का जो संकेत है वो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, सिग्मा संकेत ऐसे। ठीक, तो ये है इस प्रकार से बच्चों अतिव्यापन के प्रकार 3। अब हम समझते हैं कि को ये आपको चित्र यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों, ये चित्र आपको एस अतिव्यापन का है, ये एसपी अतिव्यापन का और ये पीपी अतिव्यापन का। तो देखिए यहाँ पे एक एस कक्षक था, ये एस कक्षक दूसरे परमाणु को दोनों मिले और इस प्रकार से जो है उन्होंने एस अतिव्यापन कर लिया। और ये जो पहला बंध बनता है वो सिग्मा बंध होता है। आपने देखा होगा बच्चों जब भी किसी कोई परमाणु आपस में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से एक बंध होता है, तो वहाँ पे सिंगल बंध जो दिखता है आपको पहला बंध, वो क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। और सिग्मा बंध को बच्चों इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों आपको दिख रहा होगा एक कक्षक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल का है, जब दोनों मिले तो अब अच्छा बच्चों आपको एक चीज़ और, यहाँ पे आपको पहले हम आकृति आपको बता चुके हैं, एस की आकृति गोल होती है, पी की आकृति डंबलाकार होती है। देखिए तो पी कक्षक है यहाँ पर डंबलाकार, यहाँ पे पी का एक कक्षक और एस का एक कक्षक, दोनों जब आपस में मिले तो इस प्रकार से एस पी अतिव्यापन बन गया। और इसमें ही बच्चों क्या बना, ये सिग्मा बंध बना, क्योंकि पी कक्षक का भी यहाँ पर अक्ष जो है वो अतिव्यापन कर रहा था एस कक्षक के साथ। ठीक, इसके बाद आता है बच्चों पी का अतिव्यापन। पी अतिव्यापन में बच्चों पी कक्षक और पी कक्षक आएंगे और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इस प्रकार की आकृति जो है बना लेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं आप बना के कि मान लीजिए एक पी कक्षक ये है आपका और एक पी कक्षक और इस प्रकार से जो है उन्होंने क्या करेंगे, ये बंध बना लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों मिल गए, एक दूसरे में भाग समा गए और इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या बन गए, ये पी अतिव्यापन हो गया। और यहाँ पे जो बंध बना है बच्चों अक्ष एक ही अक्ष के समांतर हैं दोनों, तो ये हो जाएगा सिग्मा बंध। अब पी अतिव्यापन बच्चों दो प्रकार का हो सकता है, कि एक होता है समकक्ष अतिव्यापन और एक होता है पार्श्वीय अतिव्यापन। पार्श्वीय मतलब होता है बच्चों जो साइड से, साइड मतलब बगल से, ठीक, जो बगल से अतिव्यापन करें उनको क्या कहते हैं, पार्श्वीय अतिव्यापन कहते हैं। अब हम समझते हैं समकक्ष को, समकक्ष में कैसे होता है। अब बच्चों मान लीजिए अब पी अतिव्यापन दोनों कक्षक तो होंगे पी, लेकिन इसमें समकक्ष और पार्श्व कैसे होते हैं वो समझते हैं। तो बच्चों जब पी कक्षक इस प्रकार से एक पी कक्षक हमारे पास ये है और एक पी कक्षक हमारे पास बच्चों ये है, तो जब ये एक ही अक्ष पर इस प्रकार से समावेत होते हैं, मान लीजिए अब ये इस प्रकार से पी कक्षक आया और दूसरा पी कक्षक इस प्रकार से, तो दोनों का जो यहाँ पर बंध बन गया वो क्या हो जाएगा आपका समकक्ष अतिव्यापन, क्योंकि जिन समकक्ष मतलब अक्ष जिनका समान अक्ष पर हैं दोनों और अतिव्यापन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं समकक्ष अतिव्यापन। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम समझने के लिए पी पार्श्वीय अतिव्यापन। उसके नाम समझ में आ रहा है बच्चों, पार्श्वीय मतलब बगल से या साइड से। जब इनमें साइडबाज अतिव्यापन होता है तो उसे हम बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। साइडबाज में मतलब बच्चों कैसे, देखिए तो साइडबाज बच्चों जो है इस प्रकार से आपका एक पी कक्षक हो जाएगा और दूसरा पी कक्षक भी बच्चों इस प्रकार से दूसरे परमाणु का पी कक्षक भी आएगा, और जब ये बच्चों मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार से इनमें जो आकृति बन जाएगी, एक पी कक्षक ये और दूसरा पी कक्षक बच्चों इस प्रकार से ऐसा, ये थोड़ा और अंदर जाएगा तो इस प्रकार से ये बच्चों यहाँ से समा जाता है और इस प्रकार से जो है हमारा एक जो पी कक्षक जो है वो एक अणु बना लेते हैं और इस प्रकार से हमें साइड से इनमें जो है क्या हो जाता है, अतिव्यापन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। तो इसमें लिखा है बच्चों कि जब एक परमाणु का पी कक्षक दूसरे परमाणु के पी कक्षक के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन करता है तो पाई बंध का निर्माण होता है। अच्छा बच्चों एक चीज और, जब ये पार्श्व रूप में जब ये मिलते हैं पी कक्षक जब पार्श्व रूप में इस प्रकार से जब ये मिलते हैं तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। पाई बंध के लिए पाई संकेत का उपयोग ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक, तो पाई बंध का निर्माण यहाँ पर होता है, इसे हम पी पार्श्वीय अतिव्यापन कहते हैं। ठीक, तो आप ऐसे चाहें तो इनका एग्जाम्पल के रूप में आप समकक्ष अतिव्यापन में इस प्रकार से एक पी कक्षक ऐसा बना लेंगे, प्लस लगा के एक इस प्रकार से लगा लेंगे और दोनों को यहाँ पर तीर करके और जो दोनों का कंबाइन रूप है वो इस प्रकार से यहाँ पर बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एसपी अतिव्यापन। वैसे चित्र में आपको दिया हुआ ऊपर, तो आप वहाँ से ये चित्र बना सकते हैं। ठीक, अब बच्चों हम आते हैं आगे, सिग्मा बंध और पाई बंध क्या है। बच्चों हमने ये तो देख लिया कि सिग्मा बंध पाई बंध कैसे बनता है, लेकिन ये होते क्या है
अब हम इनको समझते हैं। तो चलिए सिग्मा बंद और पाई बंद की ओर। ठीक है, अब बच्चों इस सिग्मा बंद और पाई बंद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको, सिग्मा बंद पाई बंद को। देखिए सिग्मा बंद कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से बनते हैं। अभी हमने देखा बच्चों, जब उनके अक्ष समान रूप से मिल रहे थे तो वहां पर क्या बन रहा था, जो है आपका सिग्मा बंद बन रहा था। इसमें बच्चों सिग्मा बंद का निर्माण जो है एस एस कक्षकों से भी बन सकता है, एस पी से भी बन सकता है और पी पी से भी बन सकता है। लेकिन पी पी में कब बनेगा, जब बच्चों इनके अक्ष समान हो। एस कक्षक तो आपको पता ही है बच्चों, दोनों कक्षक इस प्रकार से मिल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, समाक्ष अतिव्यापन बन जाएगा। अब बच्चों इसके अलावा इसमें दो परमाणुओं के मध्य, किनके, दो परमाणुओं के मध्य पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध बनता है। कभी भी आप देखेंगे कोई भी परमाणु है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर बंध बन रहा है तो इस पहला बंध जब बनता है बच्चों, ये पहला आपको दिख रहा होगा पहला बंध, तो ये बंध जो है सिग्मा बंध कहलाता है। अगर इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो ये आपका एक बच्चों सिग्मा बंध हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, पाई बंध हो जाएगा। ठीक, ऐसे बच्चों अगर तीसरा बंध बना, तीसरा बंध भी बच्चों पाई होगा, लेकिन पहला बंध जो रहता है बच्चों वो रहता है सिग्मा। और ज्यादातर बच्चों सभी अणुओं में, बहुत से ज्यादातर अणुओं में सिग्मा बंध तो जरूरी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों जो सिग्मा बंध है वो सभी अणुओं में बनता है, परमाणुओं के बीच में बनता है और पहला बंध बनता है। दूसरा जब भी अणु हो, चाहे दूसरा बंध बने या तीसरा बंध बने, वो पाई बंध होता है। ठीक, तो और बच्चों इनके जो बनने में ऊर्जा भी कैसी होती है, अधिक उत्पन्न होती है। क्योंकि पहला बंध है तो बच्चों ऊर्जा भी पहले में खत्म मतलब ज्यादा लगती है। जैसे पहली बार हम जब भी कोई काम करते हैं उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बंध बनने में भी इसमें ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। अब आते हैं बच्चों हम आगे पाई बंध की तरफ। तो पाई बंध में बच्चों आप देख रहे हैं कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से। इसमें पार्श्व मतलब आपको बच्चों ध्यान में आना चाहिए कि एस कक्षक तो आप ध्यान रखना कि एस कक्षक तो हमेशा चाहे कैसे भी मिले वो अक्ष उनके समान रहते, क्योंकि उनमें कोई निश्चित दिशा नहीं रहती, इसलिए उनमें तो हमें सिग्मा बंध ही बनता। तो एस कक्षक तो आप भूल जाओ। आपको याद रखना है पार्श्व अतिव्यापन के लिए पी कक्षक। तो बच्चों जब भी पी कक्षक साइड वाइज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, साइड वाइज मिलेंगे इस प्रकार से, तो वहां पर कौन सा, ये जो आपको दिख रहा है जगह इतनी, ये बीच बीच में ये क्या हुआ है, यहाँ पर जो है पाई बंध बना है बच्चों। एक पाई बंध आपका ये बन गया यहाँ पर और एक पाई बंध बच्चों यहाँ पर बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो पाई बंध बन गए, ऊपर और नीचे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो अधिक यहाँ पर रहता है। तो इसे पाई संकेत बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से बना है। आपको ये संकेत जो है पाई इस प्रकार से बनाना है, इसे पाई संकेत से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों आपको सिग्मा का भी याद रखना है, सिग्मा को इस प्रकार से बनाना है आपको। ठीक, ऐसा, तो ये ध्यान रखना। तो यह बंध जो है बच्चों सिग्मा बंध की तुलना में कैसा होता है, दुर्बल होता है और इसके बनने में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चों आपको ये अंतर भी याद रखना है। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न जो अंतर के लिए है कि अंतर इसमें क्या है सिग्मा बंध और पाई बंध में। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है कि सिग्मा बंध आपको पता है कि कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन, यहाँ पे अक्षीय दिया है बच्चों, इसको हम समाक्ष भी लिख सकते हैं। समाक्ष अतिव्यापन से बनते हैं और यह पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक, सिग्मा बंध जो है एस 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 पी और पीपी, ठीक, ये तीनों प्रकार के अतिव्यापनों में बनता है। ठीक, और जो पाई बंध बच्चों वो पी कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से ही बनता है। इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट है अतिव्यापन अधिकतम होने से सिग्मा बंध प्रबल होता है। बच्चों जो सिग्मा बंध है उसमें अतिव्यापन की सीमा अधिक हो जाती है, मतलब अधिक एक दूसरे में जो परमाणु है वो ज्यादा से ज्यादा समा जाते हैं, इसलिए इसमें अतिव्यापन की सीमा अधिक होती है और ये बंध प्रबल होता है। जबकि जो अतिव्यापन की मात्रा इसमें कम होती है, इसलिए ये बंध कैसा होता है, दुर्बल। क्योंकि आप खुद सोचिए बच्चों, जब हम किसी से गले मिलते हैं आमने सामने से तो अच्छे से मतलब मिल सकते हैं गले, तो जो है वो सिग्मा बंध हो जाता है। अगर हम किसी साइड से मिले कंधे से कंधे मिला के, तो बच्चों आपको कोई भी धक्का मार के हटा सकता है आराम से, तो ये हो जाता है आपका एक तरह से पाई बंध। तो इस प्रकार से पाई बंध को हम समझ सकते हैं। अब आता है बच्चों जैसे कि आपका है नेक्स्ट, ये चौथा, सिग्मा बंध से बना आणविक कक्षक नाभिकीय अक्ष के चारों ओर सम्मित होता है। मतलब ये नाभिकीय अक्ष के चारों तरफ कैसी होती है, इसमें सम्मिति समान होती है और इसमें जो घनत्व जो है अक्ष के ऊपर और नीचे होता है। अभी हमने देखा बच्चों कि जो पी कक्षक जब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पर घनत्व ज्यादा रहता है और यहाँ पर नीचे घनत्व ज्यादा रहता है, तो ये बोल रहा है, जबकि उनमें जो है सिग्मा बंध में समान रूप से रहता है घनत्व। ठीक,
इसके बाद बच्चों पांचवा है सिग्मा बंध के सापेक्ष एकल बंध में, एकल बंध मतलब सिंगल बंध, जब भी दो परमाणु के बीच में सिंगल बंध होता है परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव होता है, तो मुक्त रूप से घूर्णन कर सकते हैं, इसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। इसके बाद किसी भी अणु में सिग्मा बंध अकेला या पाई बंध के साथ पाया जा सकता है। सिग्मा बंध बच्चों अकेला ही बन सकता है या फिर पाई बंध के साथ भी। अभी हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था और तो यहाँ पे सिग्मा बंध भी था और पाई बंध भी था, लेकिन बच्चों जो पाई बंध है वो कभी अकेला नहीं हो सकता, पहले सिग्मा बंध बनेगा इसके बाद ही पाई बंध बन सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये अंतर था। आप तो इनमें से सरल सरल से जो भी हो चार कोई अंतर आप लिख सकते हैं या मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों हम आते हैं, अभी हमने जो पढ़ा कि सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल होता है क्यों, तो अब उसको हम बच्चों यहाँ पे समझते हैं। ठीक, तो सिग्मा बंध जो है पाई बंध की अपेक्षा प्रबल होता है क्योंकि सिग्मा बंध में कक्षकों की समान क्षति व्यापन की सीमा अधिकतम होती है। तो अभी हमने आपको बताया बच्चों कि जो सिग्मा बंध में जब अक्ति व्यापन होता है तो उसमें जो सीमा है समान क्षति व्यापन की वो ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा अणु जो परमाणु एक दूसरे में समा जाते हैं, जिससे अति व्यापन अधिक हो जाता है। और जो घनत्व है इलेक्ट्रॉनों का वह अक्ष पर कैसा हो जाता है, अधिक होता है, इसलिए सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल होते हैं। बच्चों ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों ये आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, इस वीडियो लेक्चर में इस पार्ट में हम आज इतना ही पढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चैनल बच्चों नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।